हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया स्टडी क्लासेज। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आ चुका है, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 10th क्लास का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पिछला जो वीडियो आ चुका है सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया पे, यानी सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे। तो जो आधा पार्ट हो चुका है, आधा पार्ट जो बाकी है उसको अभी हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे पहला वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो पिछले चैप्टर में बोल चुके थे कि आपको हम पढ़ाएंगे समीकरण पे, क्योंकि पिछला जो भी वीडियो था आया था रिएक्शन पे, अभी पढ़ाएंगे समीकरण पे। समीकरण से पहले कुछ बातें आपको बताने वाले हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ। इसमें से कुछ वीवीआई बोर्ड मॉडल भी है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। उपयोग होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ, कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ हैं। ऑक्सीकरण, इसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे किसी भी समीकरण को, रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, वो भी सिखाएंगे। कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ, कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ। यहाँ पे मुख्य रूप से आपको 3 अभिक्रिया बताया जाएगा जो ऑक्सीकरण है और हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है, हम लोग आमतौर पर देखते हैं। तो पहला क्या है, देखिए जो पहला है वो है दहन। पहला है दहन, दूसरा है संक्षारण, और जो तीसरा है विकृत गंधिता। इसमें आपका जो संक्षारण और विकृत गंधिता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे में इम्पोर्टेंट तो तीनों है, इम्पोर्टेंट टोटल चैप्टर है, लेकिन ये जो है काफ़ी वीवीआई है, संक्षारण और विकृत गंधिता, ये भी अक्सर पूछता है बोर्ड मॉडल। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले पढ़ने वाले हैं दहन। ओके, दहन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, दहन कितने प्रकार का होता है, टोटल हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं दहन। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो दहन क्या है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह समझ में आएगा। दहन क्या है? दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई ईंधन वायु की उपस्थिति में जलकर प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करता है। ये हो गया दहन। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन प्रकाश की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश तथा उष्मा उत्पन्न करता है। ये हो गया दहन। दहन है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन बोलते हैं जो जलता है, जो पदार्थ, कोई ईंधन वायु की उपस्थिति में, यहाँ वायु से मतलब ऑक्सीजन है। अक्सर जहाँ पे वायु आएगा आप समझिएगा वायु से मतलब ऑक्सीजन होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन वायु की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश देता है। दहन एक तरह से रिएक्शन ही है, उष्मा तथा प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। इसके बारे में भी अभी आगे डीपली चलने वाला है। यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ईंधन वायु की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। देखिए दहन एक तरह से ये आपको बोल दे तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी है, ये इसमें दोनों आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं इसका। दहन
C+O2 क्या है, ये आपका कार्बन हो गया, ईंधन हो गया, इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये जल रहा है, ठीक है, ये डेल्टा हो गया, सिंबल है जलने का। CO2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस में क्या, उष्मा भी बनाएगा, उष्मा प्लस में प्रकाश बनाएगा, ठीक है, प्रकाश, ये हो गया आपका, ये एक दहन का एग्जाम्पल हो गया। देखिए इसमें इसमें उष्मा उत्पन्न हो रहा है, जाहिर सी बात है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा। और आपका ये देखिए, ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखिए ये ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगा, ये हो गया दहन। दहन किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझ लीजिए। अब देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी कौन कौन सा चीज़ होगा जिसकी उपस्थिति में दहन जलेगा। किसी भी मतलब कोई भी काम होता है उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ शर्त चाहिए, तो वैसे ही ये दहन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। देखिए वैसे में दहन के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील या दाह्य पदार्थ, एक ही का 3 नाम है, ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ की प्राप्ति, ठीक है। और जो दूसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ये ज्वलन ताप क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और तीसरा क्या है, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, इसको भी लिख दे रहे हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक क्या है, शर्त है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 क्या बोले आपको हम, दहनशील, दहनशील या ज्वलनशील, या ज्वलनशील, एक और नाम बोले आपको, या दाह्य पदार्थ। नाम याद रखिएगा, ये आपको काफ़ी मदद करेगा एग्जाम में। ये दाह्य पदार्थ, सॉरी पदार्थ हो गया यहाँ पे, दाह्य पदार्थ की प्राप्ति, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति भी लिख सकते हैं, की उपस्थिति, दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, यानी इन दाह्य पदार्थ की उपस्थिति में ही जो आपका ये दहन क्रिया होगा। अब ये दहनशील या ज्वलनशील दाह्य पदार्थ क्या है, कोई भी पदार्थ जो जलता है वो दहनशील होगा। लकड़ी ले लीजिए, कागज ले लीजिए, प्लास्टिक, रबड़, ये सब दहनशील पदार्थ है जो जल सकता है। जो दूसरा क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ये ज्वलन ताप क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आपको धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखना है। देखिए ये ज्वलन ताप क्या होता है, ये है ज्वलन ताप। ये क्या होता है, देखिए किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई लकड़ी रखा हुआ है, उसको उसका भी एक ज्वलन ताप होगा। मान लीजिए अगर उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम उसको अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ताप दे रहे हैं, ये मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो जलने लगेगा। उससे कम दीजिएगा तो वो नहीं जलेगा। यानी कि सबसे कम जिस ताप पे वो जलना प्रारंभ कर देगा कोई भी पदार्थ, वह ज्वलन ताप होगा। यानी किसी भी दाह्य पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वो आपका ज्वलन ताप कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ये हो गया ज्वलन ताप। और तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा आपका दहन के लिए पोषक, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अभी पोषक पदार्थ क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। पोषक पदार्थ की उपस्थिति, उपस्थिति, यह है आपका दहन के लिए पोषक पदार्थ। अब ये पोषक पदार्थ क्या है, एक पोषक पदार्थ होता है और एक अपोषक पदार्थ होता है। देखिए पोषक पदार्थ किसे बोलते हैं, वैसे पदार्थ, वैसे ज्वलनशील पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन की क्रिया संपन्न होती है, यानी वो होगा तभी जाकर दहन क्रिया होगा, अगर उसको गायब कर दिएगा तो दहन नहीं होगा। वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन की क्रिया संपन्न होती है वो कहलाएगा आपका पोषक पदार्थ। लेकिन एक और होता है इसके विपरीत, अपोषक पदार्थ। वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में दहन क्रिया नहीं होती है वो हो जाएगा अपोषक पदार्थ। देखिए ये पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, पोषक पदार्थ हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और सारे भी होते हैं इसकी उपस्थिति में पोषक इस उपस्थिति में ही आपका जो दहन की क्रिया होगा, जो कोई पदार्थ जलेगा। ये हो गया 3 इसके लिए दहन के लिए पोषक पदार्थ। इसमें तीनों में से, तीनों का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर तीनों में से कोई एक भी हट जाएगा, कोई एक भी नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता, वहां पर दहन की क्रिया नहीं होगी। इसको बता दे रहे हैं। अब देखिए दहन के प्रकार भी होते हैं, दहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ, अब ये हो जाएगा दहन के प्रकार।
दहन के प्रकार, दहन के प्रकार। तो यहाँ जगह कम है, इसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दहन के प्रकार। दहन के प्रकार यहाँ पे लिख रहे हैं, दहन के प्रकार, जो हेडिंग में रहेगा हमारा, दहन के प्रकार। दहन के प्रकार। तो वैसे में देखा जाए तो दहन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, एक हो जाएगा आपका मंद दहन, एक हो जाएगा द्रुत दहन, एक हो जाएगा स्वतः दहन, और चौथा हो जाएगा विस्फोट दहन। इसके बारे में बताने वाले हैं। पहला क्या है, दहन के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, मंद दहन। मंद दहन, मंद दहन। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है द्रुत दहन, क्या बोलेंगे इसको, द्रुत दहन, द्रुत दहन। जो तीसरा हो जाएगा स्वतः दहन, स्वतः दहन। जो हमारा चौथा है वह है विस्फोट दहन, विस्फोट, विस्फोट दहन। इन सब के बारे में समझ लीजिए। देखिए मंद दहन क्या होगा, देखिए नाम से ही आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। मंद मतलब क्या होता है, स्लो, धीमा। तो मंद दहन वैसी दहन की क्रिया जिसमें, वैसी दहन की क्रिया जिसमें कोई भी दहनशील पदार्थ अत्यंत धीमी गति से जलता है तथा उसमें अल्प मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, अल्प मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर लिख रहे हैं मंद दहन, वैसी दहन की क्रिया जो काफ़ी धीमी गति से संपन्न होती है, वैसी दहन की क्रिया जो काफ़ी धीमी गति से होती है, जो काफ़ी धीमी गति से होती है, संपन्न होती है। ये भी थोड़ा अच्छा लगेगा, काफ़ी धीमी गति से संपन्न होती है। ये हो गया आपका मंद दहन। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए श्वसन, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका श्वसन। लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, इसको याद रखना है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, श्वसन, श्वसन भी एक तरह से दहन ही है। आपके जो भी हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो छोटी आंत में जाता है, वहाँ पे वो जलता है, पचता नहीं, जलता है, तो वहाँ पे दहन होता है। लोहे में जंग का लगना ही, लोहे में जो भी ऑक्साइड की परत जम जाती है वो भी वहाँ भी जलता है, अल्प मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। तो ये हो गया आपका मंद दहन। और द्रुत दहन, वैसी दहन की क्रिया, जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, वैसी दहन की क्रिया जो तीव्र गति से संपन्न होती है, जो तीव्र गति से संपन्न होती है, जो तीव्र गति से संपन्न होती है। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है आपका, जो पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, यानी जिसमें बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता हो, बहुत तेज़ जलता हो। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एलपीजी गैस का दहन, एलपीजी गैस का दहन, एलपीजी गैस का दहन। आप भी खुद से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कोई कमी नहीं है। एलपीजी गैस का दहन, पेट्रोल का दहन, डीजल का दहन, और सारे भी हो सकते हैं। अब ये स्वतः दहन, स्वतः मतलब स्वयं, खुद से, सेल्फ। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसी दहन की क्रिया जो बगैर किसी बाहरी कारक, बाहरी कारक क्या होता है, बगैर किसी बाहरी ताप या दाब से संपन्न होती है। इसमें किसी भी बाहरी कारक की जरूरत नहीं हो सकती है, खुद ब खुद संपन्न हो जाती है। वैसी दहन की क्रिया, वैसी दहन की क्रिया जिसमें कोई भी ईंधन, कोई ईंधन, कोई ईंधन बाहरी ताप या दाब, बाहरी ताप या दाब की अनुपस्थिति में जलने लगता है। वैसी दहन क्रिया जिसमें कोई ईंधन बाहरी ताप या दाब की अनुपस्थिति में जलने लगता है। डिफिनेशन अपने हाथ में है, खुद से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह से सजा कर लिख सकते हैं।
इसमें कोई भी ईंधन बाहरी ताप या दाब की अनुपस्थिति में जलता है, यह भी हो जाएगा आपका स्वतः दहन। स्वतः दहन वैसी दहन की क्रिया जिसमें कोई ही ईंधन बाहरी ताप या दाब की अनुपस्थिति में जलता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, जगह कम है, नीचे लिख देंगे इसको। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सफ़ेद या पीला फास्फोरस का दहन। आप लोग 8 क्लास में शायद पढ़े होंगे, 8 क्लास में। सफ़ेद या पीला फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है, अब ये कमरे के ताप पर भी जलने लगता है। सफ़ेद या पीला फास्फोरस ये बहुत ही क्रियाशील होता है, इसको नहीं दबाने की ज़रूरत, नहीं जलाने की ज़रूरत है। ये इसको जब आप अपने परिवेश में लाइएगा, एक अच्छा टेम्परेचर जो हमारे माहौल में होता है उस पर भी ये जलना प्रारंभ कर देगा। तो ये हो गया स्वतः दहन। चौथा नंबर जो है हमारा विस्फोट दहन। क्या है? विस्फोट दहन। विस्फोट तो हम लोग सुने ही होंगे, कहीं पे बम विस्फोट होता है, कुछ भी विस्फोट होता है, ब्लास्ट करता है। इसका देखिए वैसी दहन की क्रिया, वैसी दहन की क्रिया जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ जो जलता है और उसमें प्रकाश और उष्मा के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। वैसी दहन की क्रिया जिसमें प्रकाश और उष्मा के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है वो कहलाएगा विस्फोट दहन। वैसी दहन की क्रिया, वैसी दहन की क्रिया, वैसी दहन की क्रिया जिसमें प्रकाश तथा उष्मा के साथ, प्रकाश तथा उष्मा के साथ साथ, उष्मा के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है। देखिए वैसी दहन की क्रिया जिसमें प्रकाश तथा उष्मा के साथ साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, विस्फोट दहन होगा। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, जैसे में आपका बम का फटना, बम का फटना, बम का फटना। उसके बाद बंदूक से गोली निकलना, बंदूक से गोली निकलना, ये सब दहन ही हो रहा है। बंदूक से गोली निकलना। और तीसरा एक और हो जाएगा आपका ज्वालामुखी का फटना। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। ये हो गया आपका दहन। दोस्तों इतना डीपली इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब आप बोर्ड में जाए एग्जाम देने तो आप से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, आप सभी का हल करके आएँ। इसलिए हम आपको थोड़ा लॉन्ग चल रहा है चैप्टर, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ताकि एक भी पॉइंट ना छूट पाए, एक भी जो भी मटेरियल है आपका फर्स्ट चैप्टर का नहीं छूट पाए। फिर भी आप लोग से गुजारिश है, अगर कोई भी छूटता है तो आप लोग कमेंट करें। अब ये हो गया दहन, यहाँ पे दहन टोटल आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा जो भी पॉइंट है उसको पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इसका जो पहला पॉइंट है वो हो चुका है दहन। अब दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संक्षारण। संक्षारण ये दोनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में भी है, अक्सर बोर्ड इसको पूछता ही रहता है बिहार बोर्ड में। दूसरा क्या है? संक्षारण। संक्षारण इसके बारे में भी आपको बताएंगे काफ़ी अच्छी तरह से। संक्षारण क्या है? संक्षारण देखिए, संक्षारण देखिए जब हम लोग किसी भी लोहा को, कोई भी धातु को हम लोग कहीं खुला जगह पर छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यही संक्षारण है, उसी को संक्षारण बोलते हैं। इसको हम सजा कर लिख देना है, एक अच्छी तरह से डिफिनेशन देना है इसका, ताकि हमें बोर्ड में फुल मार्क्स मिले। देखिए जब किसी क्रियाशील धातु को वायु या नमी की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है जिसे लोहे का जंग कहते हैं, और धीरे धीरे वह धातु नष्ट होने लगता है। इस प्रकार धातु के नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा नष्ट होता है उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसको लिख दे रहे हैं। जब किसी धातु को, क्रियाशील धातु लिखिएगा, जब किसी क्रियाशील धातु को वायु या नमी की उपस्थिति में, वायु मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ही होगा, वायु या नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है, उपस्थिति में क्या खुला छोड़ दिया जाता है
खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तब उसके ऊपर क्या ऑक्साइड की परत जम जाती है। तब उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं हम लोग, उसी को जंग कहते हैं। जम जाती है जिससे वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जिससे वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नष्ट होने लगता है। इस प्रकार धातु के नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये हो गया संक्षारण। जब किसी क्रियाशील धातु को वायु या नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है, तब उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रकार धातु के नष्ट होने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये हो गया संक्षारण। अब देखिए संक्षारण हो रहा है तो इसके बचाने का कुछ उपाय भी होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, संक्षारण से बचाने के उपाय, धातुओं को संक्षारण से बचाने के उपाय। 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 वैसे में तो बहुत सारे इसके तरीके हैं, कुछ तरीके आपको बता दे रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। ये पहला जो उपाय है, धातु के ऊपर तेल या ग्रीज या पेंट लगाकर। धातु के ऊपर तेल, ग्रीज या पेंट लगाकर ये तो तेल ग्रीज वाला सिस्टम तो खाला पुराना हो गया। अब देखते हैं हम लोग अक्सर जो भी कहीं भी कोई धातु रहता है, एग्जाम्पल आप दरवाज़ा खिड़की ले लीजिए, उसको पेंट किया जाता है। एक तो खूबसूरत दिखने के लिए ही, लेकिन इससे दूसरा बेनिफिट होता है क्या, उस पर जंग नहीं लगता है, वो संक्षारित नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, पेंट लगाकर। ये तो प्राथमिक उपचार हो गया, नॉर्मल विधि हो गया। और दूसरा है एनोडीकरण। एनोडीकरण बताएंगे इसके बारे में क्या होता है। तीसरा क्या है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। इसी के दो नाम हैं, इसको आप याद रखिएगा। दोनों नाम पूछ देता है कभी कभी, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। अच्छा, चौथा क्या है, विद्युत लेपन। जो पांचवा है हमारा, मिश्र धातु बनाकर। क्या, मिश्र धातु, सुनिएगा आप, मिश्र धातु आज इसके बारे में जान भी लीजिएगा क्या होता है। मिश्र धातु बनाकर, ये तो खैर नॉर्मल है, धातु के ऊपर तेल या ग्रीज या पेंट लगाकर। दूसरा क्या है, एनोडीकरण। एनोडीकरण द्वारा छूट गया है, एनोडीकरण द्वारा। देखिए एनोडीकरण द्वारा क्या है, ये मुख्य रूप से आपको एल्युमिनियम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि द्वारा मुख्य रूप से एल्युमिनियम को संक्षारित होने से बचाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, एल्युमिनियम को वायु में नमी में छोड़ दिया जाता है, खुले वायुमंडल में, तो इसके ऊपर क्या ऑक्साइड की परत जम जाती है। और ये एल्युमिनियम बहुत कम क्रियाशील होता है, आप जानते होंगे। वो जो ऑक्साइड की परत होती है ना, वो इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, इसको नहीं संक्षारित कर पाता है, और जमने से इसको फ़ायदा ही होता है। इसके अवध में क्या, जब तक कोई दूसरा नमी और वायु उस पर प्रभाव डालता है, तो जो ऑक्साइड का परत होता है वह संक्षारित होता है, ठीक है, वह नष्ट होने लगता है। तब तक
आपका ये एनोडीकरण द्वारा एल्युमिनियम धातु बचा रहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण द्वारा। देखिए जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा रहता है। जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण धातुओं को संक्षारण से बचाने की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी कम क्रियाशील धातु के ऊपर किसी अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाई जाती है। इससे फायदा क्या होगा, किसी कम क्रियाशील धातु के ऊपर कोई अधिक क्रियाशील धातु का परत चढ़ा दिया जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर तो अधिक क्रियाशील है, ये आपका एक क्या हो गया, धातु हो गया, ये आपका अधिक क्रियाशील हो गया, ठीक है। ये इसके ऊपर इससे अधिक क्रियाशील धातु का एक परत चढ़ा दीजिए, कोई अधिक क्रियाशील धातु का परत, ये बाहरी हिस्सा हो गया, ठीक है, ये बाहरी हिस्सा हो गया जिसके परत चढ़ा है, ये अंदर का आपका जो धातु है। तो संक्षारण पहले ये होगा, ये जो अधिक क्रियाशील है ये वाला, ठीक है, तब तक ये वाला बचा रहेगा। ऐसा नहीं कि संक्षारित जो विधि है इसको बचाने से विधि आप लाइफ टाइम बचा सकते हैं किसी भी धातु को, ऐसा बात नहीं है, कुछ लंबे समय के लिए बचा सकते हैं। तो वही हाल यहाँ पे है, जब तक ये अधिक क्रियाशील धातु संक्षारित होगा तब तक कम क्रियाशील धातु जो अंदर है वो बचा रहेगा। इसमें मुख्य रूप से देखिए नाम क्या है, जस्तीकरण। इसमें मुख्य रूप से लोहा के ऊपर क्या जस्ता या जिंक की परत चढ़ाई जाती है इस गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण विधि द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या है, सभी में देखिए सभी एक सिमिलर रहती है, सिमिलर विधि है, बस तरीका अलग अलग है। विद्युत लेपन इसमें भी किसी एक आपका जो धातु है उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव से, विद्युत लेपन धातु को संक्षारण से बचाने की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्युत धारा के प्रभाव से किसी एक धातु के ऊपर, इसमें कम अधिक क्रियाशील की बात नहीं हो रही है, ठीक है, किसी एक धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है, इससे वह धातु सुरक्षित रहता है। ये हो गया आपका विद्युत लेपन। अब मिश्र धातु बनाकर, अब मिश्र धातु क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। मिश्र धातु बनाने से क्या होता है, मिश्र धातु 2, 4, 5 धातु का मिश्रण होता है। जब 2, 4, 5 धातु एक साथ मिल जाता है ना, तो उसका जो है ना बहुत सारा गुण बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में उसका मजबूती हो गया, कठोरता हो गया, उसका एज हो गया, बढ़ जाता है और वह संक्षारित नहीं होता है। अब ये मिश्र धातु, इसका डेफिनेशन अब दे देते हैं क्योंकि ये अक्सर पूछता रहता है बोर्ड में। मिश्र धातु क्या है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है तो उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। किया जाता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, उसे मिश्र धातु मिश्र धातु कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण, यह है आपका समांगी मिश्रण। ये वर्ड आप 9th में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं मोटा मोटी जो भी बात है। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक का अनुपात क्या होता है, समान होता है। इसमें जो विलायक है, जो विलेय है आपका, उसका कण नहीं दिखता है, पूरी तरह से घुल जाता है, एक मतलब बैलेंस्ड अनुपात में मिलाया जाता है, एक बैलेंस्ड अनुपात में, ठीक है। यह हो गया समांगी मिश्रण जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। मिश्र धातु का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बहुत सारा एग्जाम्पल है, सुनिएगा। पीतल भी मिश्र धातु ही है। सोल्डर, इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। पीतल हो गया, सोल्डर हो गया, कांसा हो गया, क्या हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, सोल्डर हो गया, कांसा हो गया, ड्यूरालुमिन हो गया, क्या होगा, ड्यूरालुमीन, इसको याद रखिएगा। ये मुख्य रूप से देखिए, ये ड्यूरालुमीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इस बारे में। 22 कैरेट सोना, ये भी मिश्र धातु ही है। 22 कैरेट सोना, देखिए ये ड्यूरालुमीन है। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम धातु का मिश्र धातु होता है।
इसको हम लोग, ये हो गया ड्यूरालुमिन। इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है कोई भी हवाई जहाज, कोई लड़ाकू विमान बनाने में होता है। ये आपका ड्यूरालुमिन हो गया, बाकी सब नॉर्मल है। ये हो गया 22 कैरेट सोना। देखिए 22 कैरेट सोना क्या होता है, देखिए शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन वो मुलायम होता है, थोड़ा नरम होता है, उसका जेवर गहना कभी नहीं बन सकता है, होता है। देखिए शुद्ध सोना क्या होगा, 24 कैरेट का हो गया, ठीक है। इसमें 2 भाग, इसको हम 24 भाग मार देते हैं, ठीक है। इसमें 2 भाग पीतल मिला जाता है, ठीक है। 2 भाग पीतल मिला दिया जाता है, तब ये हो जाता है 22 कैरेट। 24 से 22 कैरेट हो जाता है। तब ये पीतल मिलाने की वजह से ये कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है, तब इसको बोलते हैं 22 कैरेट सोना। आप याद रखिएगा, कहीं भी 24 कैरेट सोना का जेवर नहीं बनता है। कोई बोलता है तो बिल्कुल गलत बोलता है, 22 कैरेट सोना का ही जेवर बनता है, क्योंकि इसमें 2 भाग पीतल मिलाया जाता है। ये भी बोर्ड मतलब क्वेश्चन है, ये भी अक्सर बोर्ड में पूछता है। तो उम्मीद है आपको संचारण भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। संचारण से बचाने के जो भी उपाय हैं वो भी समझ में आ ही गया होगा। तीसरा बच गया है विकृत गंधिता। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकृत गंधिता क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा पॉइंट है विकृत गंधिता। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका तो पूछना ही क्या है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे अच्छी तरह से डीपली। तीसरा पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, हाँ इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए जब किसी भी कोई भी तेलीय पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा हो, वसा की मात्रा हो, कोई भी तेलीय या वसायुक्त पदार्थ जब हम उसको वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तब वह भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। देखिए इस वायुमंडल में जो भी रखिएगा ना वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ही, वो क्रियाशील होगा। तो कोई भी तेलीय या वसायुक्त पदार्थ को अगर हम लोग वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तब वह ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह बदबू देने लगता है, दुर्गंधयुक्त हो जाता है और वह खाने योग्य नहीं होता है। तो उस दुर्गंधयुक्त पदार्थ को जो खाने योग्य नहीं होता है विकृत पदार्थ बोलते हैं। टोटल नहीं, सिर्फ विकृत पदार्थ, क्या बोलेंगे उसको, विकृत पदार्थ। विकृत पदार्थ कोई भी पदार्थ है जो नहीं अक्सर गर्मी में देखते हैं खराब हो जाता है, हमारा भोज्य पदार्थ ही कोई खराब हो जाता है उसको बोलते हैं विकृत पदार्थ, खराब हो जाएगा तो। और इस प्रकार नष्ट खराब होने की इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। वो जो क्रिया हो रहा है जिस दौरान वो खराब हो रहा है उस टोटल जो भी क्राइटेरिया है उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता इसका भी डिफिनेशन आपके सामने लिख रहे हैं। जब कोई पदार्थ जो अधिक तेलीय, जब कोई भी, इसमें कोई भी पदार्थ हो सकता है लेकिन ज़्यादातर तेलीय या वसायुक्त होता है। जब कोई भी पदार्थ जो तेलीय या वसायुक्त होता है, जो तेलीय या वसायुक्त होता है उसी को बोलते हैं तेलीय या वसायुक्त होता है, वसायुक्त होता है। जब कोई भी पदार्थ जो तेलीय या वसायुक्त होता है को यहाँ पे सिर्फ को लिखने से काम चल जाएगा। इसका मतलब हो गया जो मतलब जब कोई भी पदार्थ जो तेलीय या वसायुक्त होता है को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वह ऑक्सीकृत होकर क्या होकर, ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध देने लगता है यानी बदबू देने लगता है। ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध, ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध, बदबू नहीं दुर्गंध ही लिखिए बेहतर रहेगा, दुर्गंध देने लगता है, देने लगता है, जो खाने योग्य नहीं होता है, जो खाने योग्य नहीं होता है, जो खाने के लायक, खाने योग्य नहीं होता है, खाने योग्य नहीं होता है, नहीं होता है, जिसे विकृत भोज्य पदार्थ कहते हैं, जिसे विकृत भोज्य पदार्थ कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं।
भोज्य पदार्थ कहते हैं और दुर्गंध युक्त, सॉरी इसको फिर से देख लेते हैं जरा। जब कोई भी पदार्थ जो तेलीय या वसायुक्त होता है को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध देने लगता है, जो खाने योग्य नहीं होता है, जिसे विकृत भोज्य पदार्थ कहते हैं। तथा इस प्रकार नष्ट या खराब होने दोनों बात सेम ही है, नष्ट होने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। ये हो गया विकृत गंधिता। देखिए अब इससे बचाने का भी कुछ उपाय होगा। यहाँ पे कोई भी अगर प्रक्रिया आता है तो उससे बचाने का भी उपाय होता है। इसे बता देंगे विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। इसके बहुत सारे उपाय हैं। एग्जाम्पल अब ले लीजिए, भोज्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखकर, यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें वायु का प्रवेश, वायु का इंटर न हो पाए, ऑक्सीजन का इंटर न हो पाए। दूसरा ले सकते हैं हम लोग भोज्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर, वो खराब नहीं होगा, वहाँ भी ऑक्सीजन संपर्क टूट जाता है। तीसरा क्या होगा, भोज्य पदार्थ के साथ एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। ये बहुत सारी विधि हैं, सिमिलर 3 विधि लिख देते हैं, बहुत सारी विधि है। नंबर 1, भोज्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखकर, ये पहला विधि हो गया। दूसरा विधि हो गया आपका भोज्य पदार्थ को फ्रिज बोल दीजिए, भोज्य पदार्थ को फ्रिज या रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं, फ्रिज में रखकर। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थ के साथ क्या, प्रतिऑक्सीकारक, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। इसको भी याद रखिएगा, ज़्यादा प्रचलित नाम यही है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, भोज्य पदार्थ के साथ एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, देखिए हम लोग अक्सर देखते हैं, कोई भी हम लोग मार्केट से खाने के लिए कुछ चिप्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें वायु भरा होता है क्या, तो वही उसमें वायु जो भरा होता है, मालूम है कौन सा वायु होता है, नाइट्रोजन होता है। उसको भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन से उसका संपर्क ना हो। आप देखिएगा किसी भी चिप्स कोई पैकेट होगा, उसमें से अगर वायु निकल गया होगा तो डेफिनेट है, पक्का है कि वो ख़राब ही होगा, अच्छा होने की गारंटी नहीं दे सकते उसको। तो वही हो गया प्रतिऑक्सीकारक। यहाँ पे प्रतिऑक्सीकारक काम क्या कर रहा है, आप नाइट्रोजन कर रहा है, तो ये वही हो गया जो ऑक्सीजन संपर्क तोड़ देता है किसी भी पदार्थ को, तो वो हो गया प्रतिऑक्सीकारक। तो उम्मीद है आपको ये भी जो विकृत गंधिता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि हमको आपसे उम्मीद है कि तीनों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये अब आएगा समीकरण। अब हम आपको पढ़ाएंगे समीकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। प्यारे साथियों, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा पार्ट है, ये समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, कौन समीकरण बैलेंस होता है, कौन अनबैलेंस्ड होता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे समीकरण दो तरह के, एक हो जाएगा रासायनिक समीकरण और दूसरा हो जाएगा शब्द समीकरण, उसके बारे में बताएंगे। 2 टाइप के हम आपको समीकरण पढ़ा रहे हैं। पहला क्या होगा, रासायनिक समीकरण,
केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और ये दूसरा हमारा हो जाएगा शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। ये दोनों क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। शब्द समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण क्या फ़र्क है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लिखा गया एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके नाम, उनके संकेत एवं अनुसूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया वह ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके संकेत या अनुसूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। इसको बढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद में बता देंगे। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, आप लोग इतना देर से जो बने हुए वीडियो पर लाइक कर दीजिए, काफ़ी फायदा होगा। रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया एक ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक आप पढ़ चुके हैं पहले ही, अभिकारकों तथा उत्पाद भी पढ़ चुके हैं, उत्पादों को उनके संकेत या अनुसूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, या अनुसूत्र द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है, अनुसूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या ये हो गया रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके संकेत या अनुसूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि जिस समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद संकेत यानी सिंबल और या अनुसूत्र के साथ होगा उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये हो गया लोहा फेरम प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। आयरन सल्फेट प्लस कॉपर आगे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या है, Fe क्या है, ये संकेत ही तो है, ये एक संकेत ही तो है, लोहा का संकेत है। और CuSO4 क्या है, या ये SO, देखिए ये कॉपर, देखिए यहाँ पे कॉपर क्या है, ये भी तो एक सिंबल ही है, कॉपर तांबा का संकेत ही तो है। SO4 क्या है, ये एक अनुसूत्र है, ये डायरेक्ट सिंबल ना होकर ये एक अनुसूत्र है जो कि सल्फेट का अनुसूत्र है। तो क्या हुआ, जो परिभाषा इसे मैच किया कि नहीं। देखिए जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके संकेत यहाँ पे संकेत आया कि नहीं, देखिए संकेत, ये देखिए ये संकेत है कि नहीं। और अनुसूत्र, ये देखिए ये अनुसूत्र है कि नहीं, SO4 अनुसूत्र है कि नहीं, वही तो बात हो गया। अनुसूत्र भी आ गया, संकेत आ गया, इसको संकेत के रूप में लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, सही से लिख दे रहे हैं इसको, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये हो गया आपका एक रासायनिक समीकरण जो कि बैलेंस ही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण इसमें कोई खास बात नहीं है, जस्ट वही चीज़ है, बस इसको हिंदी में यानी शब्द में लिख देना है। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण डेफिनेशन सेम है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया वह ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके नाम या शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह हो जाएगा आपका ये शब्द समीकरण। कोई बात नहीं, इसमें वही बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया वह ऐसे समीकरण, किसी रासायनिक
अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया वैसा समीकरण, मार्कर भी यहाँ फ्लॉप हो रहा है, वैसा समीकरण, ज़्यादा लिखने की वजह से मार्कर भी कम चल रहा है, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके नाम, यानी कि यहाँ पे सिंबल नहीं इस्तेमाल होगा, नाम या शब्द, बात वही है, नाम या शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है, शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हो गया शब्द समीकरण। वह किसी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखा गया वह ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके नाम या शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हो गया शब्द समीकरण। इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मैग्नीशियम, बस वही बात है, मैग्नीशियम, इसको शब्द में लिख देना है नाम के रूप में, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन लिख दीजिए, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए वही बात है, इसको नाम के रूप में लिख दिए, शब्द के रूप में, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण, बस वही बात है, इसको नाम लिख दीजिए, इसका समीकरण लिख दीजिए और हो गया शब्द समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा रासायनिक समीकरण है, केमिकल रिएक्शन, इसके कितने टाइप्स हैं। ये तो आपने बेसिकली समीकरण पढ़ लिया, 2 टाइप के होते हैं, आपको मैथ में नहीं आना है, केमिस्ट्री में ही रहना है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ लिए 2 टाइप के होंगे मुख्य रूप से। अब हम लोग इसको डीपली करेंगे, इसके अंदर इसको जूम करेंगे, इसके अंदर जा रहे हैं। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है। रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे, एक हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो संतुलित होगा, और दूसरा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक हो जाएगा क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दूसरा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी क्या, रासायनिक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये 2 टाइप्स हो गए, इनके बारे में भी हम लोग डीपली जानेंगे अब, क्या होता है ये, कैसे होता है, क्यों होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी क्या, अभिकारक के साइड में कोई भी अणु होगा, उसमें कितना परमाणु है, उतना ही उत्पाद के साइड में भी उस अणु का परमाणुओं की संख्या होगी, वही बात है। यहाँ पे ये आपका इसको हटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों
कारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान या बराबर, जो लिख सकते हैं आप, समान होती है। ये हो जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम Mg प्लस क्लोराइड Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा MgCl2, ये Cl2 ही बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, Cl नहीं बल्कि MgCl2 बनाएगा, सॉरी गलती हो गया था। देखिए मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन क्या है 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ये तो फ्लॉप हो गया। ये तो खैर पहले से बैलेंस्ड है। एक दूसरा लेते हैं, उसको हम लोग बैलेंस करके दिखाएंगे। देखिए सोडियम लेते हैं प्लस क्लोरीन लेते हैं Cl2, हाँ इसमें आएगा बैलेंस करने वाला, क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl बनाएगा NaCl। अब थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए सोडियम कितना है 1 है, सोडियम ये 1 है ना, सोडियम का सिंबल 1 है, ये 1 ही है। इधर भी देखिए, इधर भी सोडियम 1 है, ठीक है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन क्या है 2 है, इधर क्लोरीन देखिए 1 है। तो अब क्लोरीन तो 2 है, यहाँ भी 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए आपको रफ में करना है, ठीक है। रफ में यहाँ पे 2 लगा दीजिए, समझ रहे हैं, ये गुणज हो गया 2, यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया। तो क्लोरीन का तो काम हो गया हमारा, क्योंकि 2 चाहिए 2 मिल गया, लेकिन 2 लगाने से इसको बैलेंस करने की वजह से यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया। ये 2 दोनों के लिए है, 2 दोनों के लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं समझिएगा क्लोरीन के लिए। तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब जरा देखिए आप, सोडियम कितना है 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया, क्लोरीन कितना है 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया। तो ये आपको हो गया बैलेंस समीकरण, यानी का संतुलित समीकरण। एक और ले लीजिए, समझाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम गर्म करेंगे क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CO2 बनाएगा। इसमें देखिए तो बैलेंस है कि नहीं है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ठीक है। कार्बन देखिए, कार्बन 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है 3, ये तो खैर बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर समीकरण बैलेंस नहीं होता है, कुछ होता भी है कुछ नहीं भी होता है। तो जो नहीं है उसको आप बैलेंस कर लीजिए, जो है उसको आप रहने दीजिए। तो आपको ध्यान देना है, कहीं भी समीकरण लिखिएगा ना तो उसको बैलेंस करना हर हाल में ज़रूरी है। अब बैलेंस क्यों किया जाता है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। 9th में पढ़े होइएगा आप द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, यानी क्या कोई भी किसी भी पदार्थ के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उसका जो द्रव्यमान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए आप 1 kg आप पानी ले लीजिए, उसमें आधा kg चीनी मिला दीजिए, ठीक है। ये खैर रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, एक मिश्रण है, तो दोनों मिला के ना वो 1.5 kg हुआ। अब दोनों को मिलाइएगा तो पूरा द्रव बन जाएगा, तो उसका वजन में जो द्रव्यमान है घट बढ़ थोड़ा नहीं जाएगा, 1.5 kg ही रहेगा ना। वही हाल यहाँ पे देखिए, इसको मिला दिए तो नया पदार्थ बन गया। तो अब इसका आप निकाल के लिख दीजिए, द्रव्यमान निकाल लीजिए कितना आएगा। देखिए सोडियम कितना है, सोडियम का आपका हो जाएगा 23 होता है, 2 गुना 23, सोडियम का होता है 23 परमाणु द्रव्यमान, प्लस क्लोरीन का देख लीजिए Cl2 है तो 17 होता है, 17 क्लोरीन का 17 हो गया, लेकिन 2 भी है तो गुना में 2 कर दीजिए। इधर देखिए 2 गुना सोडियम, देखिए सोडियम क्या है 2 है, सोडियम का हो जाएगा 23 गुना क्लोरीन क्या है 17 है। ये सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसको फिर से लिख दे रहे हैं। ये 2 गुना आपका 23 हो जाएगा, प्लस देखिए आपका ये क्लोरीन हो जाएगा, ये टोटल क्लोरीन हो गया, इसका हो जाएगा 35 होता है शायद, इसका 35 होता है, हाँ 35 हो जाएगा आपका। इधर देखिए 2 इंटू सोडियम में क्या होगा, सोडियम का हो जाएगा वही 23 हो जाएगा, प्लस
इसका भी 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इंटू ग्रुप नहीं है, इसका द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान अलग है। यहाँ देखिए द्रव्यमान गुना की जगह बहुत ज़्यादा गुना नहीं करना, जोड़ना है। 23 गुना 46 प्लस, आप 9th में पढ़ चुके हैं, बात आपको बता दे रहे हैं। 23 गुना 46 प्लस 35, अब दोनों को जोड़िए तो क्या बराबर आ रहा है? बिल्कुल बराबर आएगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कहीं भी आप समीकरण को संतुलित कीजिएगा, पहले द्रव्यमान चेक कर लीजिएगा, द्रव्यमान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप समझ जाइएगा समीकरण संतुलित है। चलिए ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहीं पे लिख दे रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको पूरा मिटाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे लिख दे रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक अणुओं के परमाणुओं की संख्या, अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान, बस उसका उल्टा है, समान नहीं होती है, उसमें होती है, इसमें समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। इसमें कुछ खास बात नहीं है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, यानी कि कोई भी समीकरण लिख लीजिए, अगर वो बैलेंस नहीं है, उसमें अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या समान नहीं है दोनों तरफ का, यानी कि अभिकारक का भी उत्पाद का भी, तो वो आपका समान नहीं होगा। इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका O2 ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा C6H12O6। बाकी प्रकाश अपना ऊर्जा भी बनेगा, वो बात अलग है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपको समान दिख रहा है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, कितना हो गया 4 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, यहीं पे फ्लॉप हो गया आपका। कार्बन देखिए 1 है, कार्बन 6 है, बिल्कुल ये खत्म हो गया, यानी कि इसमें है ही नहीं आपका हाइड्रोजन, तो है ही नहीं। कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, यानी कि उसका द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, वो संतुलित नहीं होगा, यानी कि वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक मुझसे हुई, आपने कोशिश किया चैप्टर की एक मटेरियल को निकाल कर आपके सामने रखने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं भी कोई छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बाकी जाते जाते अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह आपके लिए हम टोटल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम जो भी मटेरियल है उसको लेकर आते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।